हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका यो यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 365 डे के अंदर। आज हम कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन की जो बुक आती है उसका अंतिम वीडियो शुरू करेंगे। इसके अंदर जो भी चैप्टर बाकी रहे हैं अभी कक्षा 10 के सारे आज कवर कर लिए जाएंगे। अभी से पहले दो वीडियो के अंदर कक्षा 10 के बारे में चर्चा हो रखी है। शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न, जयपुर शहर की नींव 1726 में किसके द्वारा रखी गई थी? तो आंसर रहेगा राजगुरु व पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। दूसरा प्रश्न, पृथ्वीराज विजय में अजमेर की तुलना किससे की गई है? तो इंद्रपुरी से तुलना की गई है। तीसरा प्रश्न, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? तो राज्य के 7 अंग माने गए। चौथा प्रश्न, राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से प्राप्त होता है दुर्गों के बारे में। पांचवा प्रश्न, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो अचलगढ़ दुर्ग जो है इसका पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। मेवाड़ से संबंधित है। कुंभा की उपाधियों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम सारे 10वीं के प्रश्न पूरे कर लेंगे। आगे, राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा जून 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है? तो 6 दुर्गों को। ठीक है ना, कितने दुर्गों को? 6 दुर्गों को। आगे इसकी ट्रिक है कि गाजर चीकू आम। ठीक है ना। ये आगे सातवां, राजस्थान में स्थिति स्थापत्य या उपयोग के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? तो 9 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। आगे, चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्ग क्या कहलाते हैं? तो जल दुर्ग या औदक दुर्ग कहा जाता है इनको। नवा प्रश्न, किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो गिरि दुर्ग कहा जाता है इनको। आगे, मरुभूमि में बना दुर्ग क्या कहलाता है? तो धानव्य दुर्ग कहलाता है। 11वां प्रश्न, सघन बीहड़ वन में बने दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो वन दुर्ग के अंदर आते हैं। 12वां प्रश्न, वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई और वह पत्थरों से बना दुर्गम होता है तो उसे एरण दुर्ग कहा जाता है। ये दुर्गों के बारे में सामान्य परिभाषा है, यह भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे, वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो क्या कहलाता है? तो खाई वाले दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाते हैं। आगे, परकोटों से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो पारिद दुर्ग। परकोटों से घिरे जो दुर्ग है वह पारिद दुर्ग। 15वां, वे दुर्ग जिसके चारों ओर सेना की व्यूह रचना हो किस श्रेणी में आते हैं? तो सैन्य दुर्ग आते हैं। जिस दुर्ग में सूरवीर एवं बांधव्य साथ रहते हो किस दुर्ग में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं? तो सहायक दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। सहायक दुर्ग है ना। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो चित्तौड़ के किले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसे बताया था? तो चित्तौड़गढ़ का निर्माता चित्रांगन मौर्य को बताया दिया। चित्रांग भी कह सकते हैं। ठीक है। चित्तौड़ के किले का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्रकोट नाम का था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम क्या रख दिया था? तो खिजराबाद रख दिया था चित्तौड़गढ़ किले का नाम। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो ये मेसा के पठार पर स्थित है। 22वां प्रश्न, चित्तौड़ के किले में इतिहास में प्रसिद्ध कितने साके हुए? तो 3 साके हुए हैं। चित्तौड़ का जो किले में 3 साके हुए, एक एक साके के बारे में जानते हैं। पहला साका कब हुआ? तो रावण रतन सिंह के समय 1303 के अंदर हुआ था। दूसरा साका बहादुर शाह के समय, आक्रमण के समय 1534 के अंदर। और तीसरा साका जो महाराणा प्रताप के पिता जो उदय सिंह है वो उसके समय 1567 के अंदर हुआ था तीसरा साका। तीनों ही साके मेवाड़ के काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, चित्तौड़ दुर्ग के अंतर्गत हुए थे। इसमें पहला साका रावल रतन सिंह से संबंधित है। इससे भी काफ़ी और कई बार प्रश्न पूछा गया है। 26वां प्रश्न, चित्तौड़ दुर्ग के कितने द्वार हैं? तो 7 द्वार हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। कटारगढ़ किस दुर्ग का एक भाग है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का भाग है कटारगढ़। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटे से घिरा हुआ है? तो 36 किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटे से घिरा हुआ है। कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की थी? तो इंस्ट्रक्शन वास्तु से की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? तो मंडन था इसका। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा था कि वो जब उसको नीचे से दुर्ग को देखते हैं तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा था। रणथंभौर दुर्ग को किसने बनवाया था? तो रणथंभौर दुर्ग को रणथान देव चौहान के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आते भी हैं एग्जामों में। कुंभलगढ़ और चित्तौड़ दुर्ग हो गए। अभी अपन रणथंभौर दुर्ग के बारे में जानते हैं। किसने बनवाया था? रणथान देव चौहान।
रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था। ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वक्तव्य पूछे जाते हैं। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ पर स्थित है? तो 56 की पहाड़ी पर स्थित है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीर नारायण परमार के द्वारा 354 जो ईस्वी है उस समय सिवाना दुर्ग की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, ये 1354 होगा, डेट तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। वीर नारायण परमार ने इसकी स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था? तो शीतल देव को हराकर। ठीक है ना। और आगे, किसने किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? तो राणा लाखा ने। 39वां प्रश्न, मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा के लिए किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? तो कुंभा जो हाड़ा था उसने। ठीक है। गर्भ गुंजन तोप किस किले में स्थित है? तो तारागढ़ जो बूंदी वाला है उसमें गर्भ गुंजन तोप स्थित है। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़ का किला। ये प्रश्न भी वीडियो के अंदर आया था। ठीक है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? तो सवाई जय सिंह नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माता हैं। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनाए थे? तो नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। ये प्रश्न भी अभी वीडियो में आया था। 41वां प्रश्न और 43वां प्रश्न, दोनों प्रश्न भी वीडियो के एग्जाम के अंदर आए थे और दोनों ही नाहरगढ़ दुर्ग से संबंधित एनसीईआरटी के फैक्ट है और अध्ययन मंत्रालय एनसीईआरटी के फैक्ट से ही प्रश्न बनाते हैं ज़्यादातर। आगे, गठ बिठली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो तारागढ़ अजमेर का जो दुर्ग है उसको कहा जाता है। अजमेर के गठ बिठली का निर्माण किसने करवाया था? तो अजय पाल ने करवाया था। किस दुर्ग को विलियम बेंटिक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो तारागढ़ अजमेर को कहा था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता किसने कहा जाता है या किसने इसका निर्माण करवाया था? रावजोधा ने 1459 के अंदर। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। किला, शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि तोपें किस किले में स्थित हैं? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। चूरू किले का निर्माता किसे कहा जाता है या निर्माण किसने करवाया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 के अंदर करवाया था। 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले अंग्रेज व बीकानेर की सेना पर बरसाए गए थे? तो ठाकुर शिव सिंह के द्वारा ये काम किया गया था। ठीक है। 52वां प्रश्न, अकबर का दौलत खाना या अकबर का जो मैगनीज का दुर्ग नामक किला है ये कहाँ पर है? तो ये अजमेर के अंदर स्थित है। मैगनीज नामक किला कहाँ पर है? अजमेर में है। 53वां प्रश्न, ब्रिटिश राजदूत थॉमस रॉ ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की थी? तो मैगनीज का किला जो अजमेर में है वहीं पर ये पहली मुलाकात इनकी होती है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है अक्सर एग्जामों में। 54वां प्रश्न, अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता था? ठीक है, तो 1801 के अंदर जीता था। 55वां प्रश्न, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर आया हुआ है। आगे, बेसरोगढ़ दुर्ग का किला या बेसरोगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर आया हुआ है बेसरोगढ़। ठीक है ना। किस किले को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो बेसरोगढ़ किले को कहा जाता है। गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? तो डोडगढ़ या कहे दुल्हरगढ़ जो है गागरोन का प्राचीन नाम था। संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? तो गागरोन दुर्ग के अंदर संत पीपा की दरगाह है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो झालावाड़ के अंदर आया हुआ है। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण किस किले में स्थित है? तो जयगढ़ आमेर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण स्थित है। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दुर्ग से संबंधित 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। आगे, किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? तो जयगढ़ का जो दुर्ग है उसको। जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा जाता है? तो स्वर्णगिरी कहा जाता है। सोनार का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर है। परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था? तो स्वर्णगिरी जालोर के अंदर। ठीक है। आगे, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि पत्थर के पैर, लोहे का शरीर व काठ का घोड़ा होने पर भी पहुंचा जा सकता है? तो सोनार का किला जैसलमेर का है, उसके बारे में कहा गया है। ठीक है ना। आगे, किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज के समान की गई है? तो सोनार का जो दुर्ग है उस जैसलमेर वाला उससे।
आगे, राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहागढ़ के जो दुर्ग है भरतपुर के अंदर, वह किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट ही है सारे। आगे 70वां प्रश्न, लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? तो सूरजमल जी ने बनवाया था। ठीक है। 71वां प्रश्न, अष्टधातु का द्वार किस किले की विशेषता है? तो लोहागढ़ दुर्ग की विशेषता है। आगे 1765 में अष्टधातु द्वारा या 1765 में अष्टधातु का जो द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया था? तो जवाहर सिंह जो है ये जीत कर लाए थे। अगला, लोहागढ़ के किले के चारों ओर खाई में किस झील से पानी भरा जाता है? जो लोहागढ़ जो कि दुर्ग है उसके चारों ओर जो खाई है वो उस खाई के अंदर पानी भरा जाता है। तो ये किस झील से आता है? तो मोती झील जो है, मोती झील से पानी यहाँ पर आता है। ठीक है। आगे, किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं हो सका था? तो लॉर्ड लेक के द्वारा ये चढ़ाई की गई थी। ठीक है। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती थी? तो सुजान गंगा जो नहर है वहाँ से की जाती थी। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में है? तो लोहागढ़ किले के अंदर ये सभी स्थित है। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? तो 8वीं सदी से माना जाता है। ठीक है। रा, राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? तो गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारुजु शैली के नाम से जाना जाता है। सचिया माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ओसिया जोधपुर के अंदर सचिया माता का मंदिर स्थित है। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो किराड़ू का सोमेश्वर जो मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है ना, किराड़ू का सोमेश्वर महादेव का मंदिर। आगे, राजस्थान में मंदिर शिल्प कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? जो 11वीं से लेकर 13वीं सदी को स्वर्णकाल कहा जाता है। ओशिया का सचिया माता मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो सोलंकी या जो मारू गुजर शैली है उसमें निर्मित ये मंदिर है। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो सेवाड़ी का जैन मंदिर जो पाली के अंदर है, यह भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, जो 1010 से 1020 तक का इसका टाइम पीरियड है। ठीक है। आगे, एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? तो रायमल ने प्रदान किया था। किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम क्या है? तो किराट कूप इसका प्राचीन नाम है। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर है? तो ये हाथमा गांव बाड़मेर के अंदर आया हुआ है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो किराड़ू के जो मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में किसने बनवाया था? तो मान सिंह की पत्नी कंकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था। आमेर के अंदर स्थित है, यानी कि जयपुर के अंदर स्थित है। ये प्रश्न भी कहीं पर आया हुआ है। ये राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? इसे उस प्रकार के उपनाम के प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जामों के अंदर। अगला प्रश्न, देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर 1031 में जो बना हुआ है का निर्माण किसने करवाया था? तो विमल शाह ने करवाया इसका निर्माण। अगला प्रश्न, देलवाड़ा में लुवण शाही मंदिर किसे समर्पित है? तो देलवाड़ा के अंदर जो लुवण शाही मंदिर है यह नेमिनाथ जी को समर्पित है। ठीक है ना, जैन तीर्थ का जैन मंदिर है ये दोनों, और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है देलवाड़ा के मंदिर से। ठीक है ना, तो नेमिनाथ को समर्पित मंदिर है ये। अगला प्रश्न, देलवाड़ा के नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वास्तुपाल व तेजपाल ने इसका निर्माण करवाया था, दोनों ने मिलकर। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? तो आभानेरी दौसा के अंदर हर्षद माता का मंदिर स्थित है। हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो भंडदेवरा महादेव मंदिर जो है बारा वाला, उसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहा जाता है? तो रणकपुर जैन मंदिर जो है ये पाली वाला, इसको खंभों का अजायबघर कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? तो 1444 खंभे हैं यहाँ पर। रणकपुर जैन मंदिर में खंभे 1444। ठीक है। आगे, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ओशिया के अंदर है हरिहर मंदिर स्थित है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा उदयपुर के अंदर सास बहू का मंदिर स्थित है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो जल महलों की नगरी डींग भरतपुर को कहा जाता है। ये सभी मंदिर से संबंधित वो प्रश्न है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कहे जाने वाला प्रश्न है, ये एग्जामों में अक्सर मिलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे 99वां प्रश्न, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर के अंदर आई हुई हैं तीनों, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 100वां प्रश्न, बछावतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये तीनों हवेलियाँ बीकानेर के अंदर आई हुई है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो महनसर झुंझुनू के अंदर स्थित है। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बिसाऊ झुंझुनू के अंदर आई हुई है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? तो सुनहरी कोठी टोंक के अंदर स्थित है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली,
राखी हवेली कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है। ये बड़ी मेर की हवेली, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। आगे, मंत्रियों की हवेली, रामनिवास, गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा आदि कहाँ पर स्थित है? तो ये चूरू के अंदर स्थित है। बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा बाग जो है ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। ठीक है ना। तो ये संबंधित जो भी महत्वपूर्ण हवेलियों से प्रश्न बनते हैं वो इसी में से बनते हैं, इससे बाहर नहीं होता है कोई प्रश्न, क्योंकि एनसीईआरटी 10th की बहुत बड़ी वो पुस्तक है। आगे, जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर आया हुआ है जसवंत थड़ा। छत्रविलास बाग कहाँ पर स्थित है? तो छत्रविलास बाग कोटा के अंदर स्थित है। मूसी महारानी की छतरी का कहाँ पर स्थित है? तो अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर स्थित है। 84 खंभों की छतरी, ये भी सामान्य से प्रश्न है और अक्सर कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हो जाते हैं ये, इसलिए क्या कर कीजिएगा, इन प्रश्नों को बार बार से वीडियो को देखने से काफ़ी याद रह जाते हैं और जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला, ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ईश्वर सिंह की छतरी गेटोर के अंदर स्थित है। पाली वालों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर आई हुई है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर है? तो नरहड़ के अंदर है। ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? तो सरवाड़ के अंदर आया हुआ है ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंदर स्थित है। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर के अंदर स्थित है त्रिमुखी बावड़ी। ठीक है। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? तो डूंगरपुर के अंदर स्थित है नौलखा बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। रानी जी की बावड़ी से संबंधित प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाले एग्जामों के अंदर। ठीक है। वन लाइनर प्रश्न है और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की जो कक्षा 10 की राजस्थान कला और संस्कृति की पुस्तक आती है उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये रिवीजन के तौर पर ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो से क्या होता है कि कम समय के अंदर आप स्पीड बढ़ाकर अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। गैप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो गैप सागर बांध डूंगरपुर के अंदर स्थित है। 7वां अध्याय लोक संस्कृति। ठीक है। लोक संस्कृति किससे संबंधित प्रश्न अभी अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, किसका कथन है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है लोक गीतों के बारे में। दूसरा, राजस्थान के लोक संगीत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान के लोक संगीत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तीसरा प्रश्न, वधु पक्ष के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख किस गीत में मिलता है? तो जला गीत के अंदर मिलता है। जला गीत में क्या होता है कि वधु पक्ष के द्वारा वर की जब बारात आती है तो जो डेरा होता है डेरे को देखने जाते समय गीत गाती है महिलाएं, उसे जला गीत कहा जाता है। वो जला गीत गाती हैं। आगे, शिशु के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो जच्चा कहलाता है। ठीक है। गणगौर का त्यौहार चैत्र माह में कितने दिन तक मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार जो है ये 16 दिन तक मनाया जाता है। केला देवी के भक्तों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो केला देवी के भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। हमसीड़ो किनका प्रसिद्ध लोकगीत है? तो हमसीड़ो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। ये प्रश्न भी अभी 4th ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था। अभी दीपावली से 15 दिन पहले लड़कों द्वारा टोली में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लोहड़ी या हरणी कहा जाता है। आगे ये वापस है कि दीपावली से 15 दिन पहले लड़कों द्वारा टोली में गाया जाने वाला गीत, लड़कों द्वारा टोली में गाया जाने वाला गीत गडलियो कहलाता है। ये अलग प्रश्न है। ठीक है। 11वां प्रश्न, राजस्थान की वे जातियाँ जो संगीत को व्यवसाय के तौर पर अपना चुकी हैं उसमें कौन सी जातियाँ हैं? देखो, ढोली, मिरासी जाति, लंगा जाति, कलावत भाट, राव, जोगी, कामड़, बोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, ढाडी, बैरागी, गंधर्व, कथिक, ये सभी जातियाँ हैं जो संगीत को व्यवसाय के तौर पर अपना चुकी हैं। अगला आगे पहला प्रश्न, गेर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गेर जो है बाड़मेर और मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। गेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गिद्दड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करती है वे क्या कहलाती है? गणगौर कहलाती है। ये प्रश्न 1st ग्रेड एग्जाम में पूछा था अभी। शेखावटी व नागौर में किस अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। होली पर किया जाने वाला चंग नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। होली के बाद किस क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है? तो मारवाड़ क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है। किस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जसनाती जो संप्रदाय है उसके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती सिद्ध जाटों द्वारा जिस अग्नि नृत्य
जिस अग्नि पर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे धूणा कहते हैं। ठीक है, जशनाती जो सिद्ध जाट होते हैं उनके द्वारा अग्नि पर या जिस आग के ऊपर ये नृत्य करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको धूणा कहते हैं। धूणे के ऊपर ये नृत्य करते हैं जशनाती सिद्ध जाट। ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है ये भी और आने लायक प्रश्न है ये सारे। जशनाती संप्रदाय से जो अग्नि नृत्य हैं ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बाकी भी प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है। ये पांचों जो गिद्ध नृत्य वाला ये अभी हाल ही में आया था। आगे 12वां प्रश्न, अग्नि नृत्य के दौरान किस वाक्य का प्रयोग करते हुए नर्तक जो होते हैं ये नृत्य करते हैं? तो ये फतेह फतेह वाक्य का प्रयोग करते हैं। नाचते नाचते साथ में फतेह फतेह बोलते हैं। गुड़ला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुड़ला जो है ये जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, जोधपुर के अंदर। ढोल किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है? तो ढोल जो है ये जालौर में किया जाने वाला नृत्य है। ये सारे प्रश्न हमने PDF हमने खुद ने बनाई है, टाइप की हुई है, तो किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो आप साथ में सुनते रहिए और पढ़ते भी रहिएगा। 15वां प्रश्न, ढोल नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ढोल नृत्य में भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को जाता है इसका श्रेय। बम नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो अलवर व भरतपुर के अंदर बम नृत्य किया जाता है। लहंगे का घेर जो नृत्य के समय वृत्ताकार घूमता है उसे क्या कहलाते हैं? उसे घूम कहते हैं, घूमर वाला घूम। ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में गरबा नृत्य किया जाता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पर गरबा नृत्य किया जाता है। वालर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वालर सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है। वालर नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? तो वालर गरासिया जनजाति है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। सिर पर 7 मटके रखकर अथवा करतब दिखाते हुए नृत्य करना किस नृत्य में शामिल हैं? तो ये भवई नृत्य जो है उसकी विशेषता है, उसके अंदर जो सिर के ऊपर 7 या 8 मटके रखकर साथ में करतब दिखाते दिखाते नृत्य किया करते हैं ये भवई नृत्य के अंदर। ठीक है ना। आगे, भवई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो मुख्य कलाकार रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा, ये तीनों भवई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। आगे, रामदेव जी की कांवड़िया भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो 13 ताली नृत्य करते हैं कांवड़िया भक्त। 13 ताली के प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? तो मांगी बाई व लक्ष्मण दास जो है 13 ताली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। किस नृत्यांगना ने कालबेलिया को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? तो गुलाबों ने। भी अच्छा प्रश्न आया हुआ है। किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा 2010 में अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कालबेलिया नृत्य को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया यूनेस्को द्वारा 2010 में। राज्य में गुजरों के कौन से नृत्य हैं? तो चरी व झूमर, ये गुजरों के नृत्य है। बंजारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो मछली नृत्य करते हैं बंजारा। कंजरों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कंजर जो जनजाति है ये चक्रीय व धाकड़ नृत्य किया करते हैं। कंजर जनजाति चक्रीय व धाकड़ नृत्य करते हैं। ये बंजारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो मछली नृत्य है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। 26वां प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यूनेस्को ने किस नृत्य को 2010 की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। इस प्रकार अगला, मावलिया किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो कथोड़ी जनजाति का प्रमुख नृत्य है मावलिया। ठीक है। शिकार नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो सहरिया जनजाति शिकार नृत्य करती है। कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो लच्छी राम को कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक माना जाता है। कुचामणी ख्याल का प्रमुख खिलाड़ी कौन है? तो उगमराज जो है इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं, उगमराज। चिड़ावा निवासी नानू राम का संबंध किससे रहा है? तो शेखावटी ख्याल से संबंध रहा है नानू राम का। नानू राम कहाँ के निवासी है? चिड़ावा के निवासी हैं नानू राम। कुचामणी ख्याल से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्य प्रवर्तक लच्छीराम है और प्रमुख खिलाड़ी पूछे तो उगमराज इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। आगे अगला, दूलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? तो दूलिया राणा का संबंध शेखावटी ख्याल से है। किस ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती हैं? तो जयपुरी ख्याल के अंदर। ठीक है। तुरा कलंगी ख्याल की रचना किसने की थी? तो मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संत ने तुरा कलंगी ख्याल की रचना की थी। अच्छा प्रश्न है। तुकनगीर किसके पक्षधर थे? तो ये तुर्रा के पक्षधर थे। और शाह अली किसके पक्षधर थे? तो ये कलंकी के पक्षधर। तुरा कलंकी जो है उसमें तुर्रा जो है तुर्रा के पक्ष में तुकनगीर थे और जो शाह अली जो थे ये कलंगी के पक्ष में थे। अच्छा प्रश्न बनता है। तुरा कलंगी में होने वाला संवाद क्या कहलाता है? तो बोल कहते हैं उसको, बोल, संवाद को बोल कहते हैं। तुर्रा को किसका प्रतीक माना जाता है? सिर्फ शिव का प्रतीक माना जाता है। और जो कलंकी हैं इसको पार्वती का प्रतीक माना जाता है। गौरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मेवाड़ के अंदर किया जाता है गौरी नृत्य। तुरा कलंकी से संबंधित जो प्रश्न बन रहे थे ये भी आपके सामने है और यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं। तुरा कलंकी ख्याल की रचना किसने की? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर मिलता है एग्जामों के अंदर। और ये तुरा कलंकी किसका प्रतीक है? तो शिव और पार्वती का प्रतीक है। भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है। आगे, गौरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो गौरी नृत्य जो है भीलों के द्वारा किया जाता है, मेवाड़ का है।
अगला, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को बोपा किस देवी से गौरी मंचन की आज्ञा लेता है? तो जो बोपा है ये खेड़ा देवी से गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। गौरी का मंचन कितने समय तक रहता है? तो 1.25 महीना चलता है गौरी का मंचन। गौरी का कौन सा पात्र स्त्री रूप में पार्वती और भगवान विष्णु का रूप होता है? तो राया। ठीक है। अगला प्रश्न, गौरी का मुख्य पात्र कौन होता है? तो मुख्य पात्र होता है बुढ़िया। ठीक है। होली के अवसर पर किया जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा है? तो रम्मत जो है ये होली के अवसर पर किया जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नाटक कहा जाता है। रम्मत लोक नाटक के अखाड़े की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो तेज कवि जैसलमेरी जी के द्वारा की गई थी। अगला 51वां प्रश्न महत्वपूर्ण, कि रम्मत की मूल ऊर्जा किसे कहा जाता है? तो रम्मत की जो मूल ऊर्जा है वह टेरियो को कहा जाता है। टेरिये, इसका आंसर रहेगा टेरिये। ठीक है। टेरिये क्या है? रम्मत की मूल ऊर्जा। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तमाशा लोक नाट्यों की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह जो थे उसके समय ये शुरू होती है। तमाशों का मंच क्या कहलाता है? तो तमाशों का मंच अखाड़ा कहलाता है। स्वांग कला का कलाकार क्या कहलाता है? तो स्वांग कला का कलाकार बहरूपिया कहलाता है। बहरूपिया जो होते हैं ये स्वांग रचते हैं। ठीक है। नहीं, स्वांग कला है ये भी राजस्थान की। और तमाशे से संबंधित जो प्रताप सिंह जी ने जो शुरुआत की थी, यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। और प्रताप सिंह, ठीक है। इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के में लास्ट तक मिलेंगे आपको, और वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम जो कक्षा 10 हैं उससे जो भी प्रश्न रहेंगे सारे इस वीडियो के अंदर पूरे कर लेंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बहरूपिया कला का नामी कलाकार कौन है? तो केलवा का परशुराम जो है ये बहरूपिया कला का नामी कलाकार हैं। अगला, जानकी लाल भांड का संबंध किस कला से है? तो स्वांग या बहरूपिया से संबंधित है जानकी लाल भांड। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला, दूल्हे की बारात निकल जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला विवाह का स्वांग क्या कहलाता है? तो टूट क्या कहलाता है, या टुकड़ी भी कहते हैं इसको। राजस्थान में रासलीला किन क्षेत्रों में आयोजित की जाती हैं? तो फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना और गुंडा जो है ये जो स्थान है यहाँ पर रासलीला का मुख्यतः आयोजन किया जाता है। रामलीला के प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के किस क्षेत्र की को विशिष्ट पहचान है? ये कौन से क्षेत्र है जो है इनकी विशिष्ट पहचान मानी जाती है रामलीला के प्रस्तुतिकरण के इस क्षेत्र में? तो भरतपुर, पाटुदा और बिसाऊ जो है इनके बारे में। ठीक है ना, ये क्षेत्र है। 61वां, सनकादियों की लीलाओं के अखाड़े राजस्थान में कहाँ पर स्थित हैं? तो गोसुंडी व बस्सी के अंदर। अगला, चार बात किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक है? तो चार बात टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है? तो ये चार बेद जो है टोंक का ये संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। अगला, चारत लोक नाट्य, ठीक है, की शुरुआत टोंक के शासक फैजुल्ला खां के काल में किसके द्वारा की गई थी? तो करीम खान निहंग के द्वारा चारत लोक नाट्य की शुरुआत की गई थी। चार बेद चारत ये एक ही है। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? नौटंकी के बारे में तो धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर है ये यहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। नवा, भाषा और साहित्य से संबंधित है। राजस्थानी भाषा और साहित्य का अध्याय है। पहला प्रश्न, मरु भाषा का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कहाँ पर मिलता है? प्रश्न कई बार आया हुआ है। कुंवल माला जो है वह उसमें मिलता है। 913 ईस्वी में लिखी गई है ये। हरिशंकर उद्योधन सूर्य की रचना है ये। कुंवलयन माला की रचयिता कौन है? तो उद्योधन सूरी इसका रचयिता है। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने किया था 1912 के अंदर। ये भाषा और साहित्य से संबंधित प्रश्न है। ये चैप्टर रीट के एग्जाम में काफ़ी लगता है और इससे स्पेशल सब प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस के अंदर है ये, और लगभग सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अपन। किस पुस्तक में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का उल्लेख किया था? तो इसकी पुस्तक पूछी है। पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की पुस्तक है। अगला, किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी का उद्गम माना जाता है? तो मरु गुर्जरी से माना जाता है। राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोलियां मिलती हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी और बागड़ी ये जो है ये पश्चिमी राजस्थानी के अंदर आती हैं। पूर्वी राजस्थानी में कौन सी बोलियां हैं? तो ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी जो है पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। अहिरवाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राठी के नाम से जाना जाता है अहिरवाटी को।
थली या गोडवाड़ी बोलियाँ किसकी उपबोली है? तो ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। और आमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो आमेर क्षेत्र के अंदर ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोलियाँ से संबंधित प्रश्न है। इसकी बोलियाँ, उपबोलियाँ और जो भी राजस्थानी भाषा का कुछ इतिहास रहा था, जो भी उससे संबंधित प्रश्न आपके सामने है। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोलियाँ आती है? ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। आगे, 6 शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा में होता है? तो 6 ढूंढाड़ी क्षेत्र के लोग भाषा में बार बार 6 शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 6 बोलते हैं। आगे, अलवर व भरतपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो मेवाती बोली जाती है अलवर व भरतपुर के अंदर। मेवाती पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है? तो मेवाती पर ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। वागड़ी बोली पर किस भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? तो गुजराती भाषा का प्रभाव मिलता है। रागड़ी व निमाड़ी किस भाषा की उपबोली है? तो रागड़ी और निमाड़ी मालवी भाषा की उपबोली है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू आदि क्षेत्र में किस बोली का प्रभाव देखा जाता है? तो इस एरिया में शेखावटी बोली का प्रभाव मिलता है। राजस्थानी साहित्य के किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? तो प्राचीन काल को वीर गाथा काल कहा जाता है, जिसका समय 1050 से लेकर 1550 तक का जो टाइम पीरियड है, ये काल है, ये इसको वीर गाथा काल कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। ठीक है ना, तो बोलियाँ पूरी हो जाती है यहाँ पर। आगे, प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो रणमल छंद जो रचना है, ये श्रीधर व्यास की रचना है। राजस्थानी साहित्य के किस काल को भक्ति काल कहा जाता है? तो पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है, जिसका समय है 1450 से लेकर 1650 तक का माना जाता है। आगे, राम रासो का लेखक कौन है? तो राम रासो जो है, ये माधोदास दधवाड़िया द्वारा लिखी गई रचना है। हरिरस व देवीयांग किसकी रचना है? हरिरस व देवीयांग जो ईसरदान की रचना है। ईसरदान जो रचयिता है, ठीक है, ईसरदान। और ये माधोदास दधवाड़िया की जो राम रसो, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। राजस्थानी साहित्य से संबंधित जो काल विभाजन भी अपन ने पढ़ा। आगे चलते हैं। रघुनाथ रूपक किसकी रचना है? रघुनाथ रूपक कवि मंछाराम की रचना है। कवि मंछाराम। राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल कब शुरू होता है? तो 1850 से आधुनिक काल शुरू हो जाता है। राजस्थानी साहित्य में चेतना का संघनाद किसने किया था? तो बांकीदास जो मारवाड़ के थे और कवि सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी के थे, उन दोनों ने मिलकर राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद किया था। अगला प्रश्न, राजा महाराजाओं द्वारा स्वयं के सम्मान, सफलताओं व विशेष कार्यों के विवरण को लिखवाना क्या कहलाया? तो ख्यात कहलाता। ख्यात में लिखवाते थे। आगे, अचलदास खिचीरी वचनिका किसके द्वारा रचित की गई है? तो शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। ये प्रश्न भी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा था। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत की वचनिका का लेखक कौन है? तो खीड़िया जग्गा जो है इसके रचयिता है। खीड़िया जग्गा जो है, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत की वचनिका, ये पूरी किताब है। ठीक है ना, ये खीड़िया जग्गा की। अचलदास खिची की वचनिका जो है शिवदास गार्डन, ये हाल ही का प्रश्न अभी पूछा था और ये रिपीट होने वाले प्रश्न है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। आगे, कलात्मक गद्य जिसमें उर्दू व फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है, क्या कहलाता है? तो दवावेत कहते हैं उसको। ठीक है। राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जिसमें दोहे हो, क्या कहलाता है? जमाल। जमाल में क्या होता है? मात्रिक छंद है जिसमें दोहे होते हैं। कहानी की तरह करने व सुनने की विद्या क्या कहलाती है? तो वाद कहती है। वाद में कहानी की तरह बात को बताया जाता है। किस काव्य के मात्रिक छंद के 24 अक्षर के वर्णित छंद के अंत में यगण होता है? तो जूलना। जूलना के जो 24 अक्षर का जो वर्णित छंद है, उसके अंत में यगण मिलता है। अपन छंद पढ़ते हैं ना, या माता राजभानस अलगा, इसकी सोटी होती है यगण मगन जगन। यगण किस में मिलता है? जूलना के अंदर मिलता है। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा के जिस पदबंध रचना में मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो संत महात्माओं से संबंधित पर्ची होती है। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को प्रकट करने वाली कृतियाँ क्या कहलाती है? तो प्रकाश कहलाती है। प्रकाश में किसी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जिन काव्यों की रचना की गई है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मरस्या कहते हैं। मरस्या में शोक व्यक्त किया जाता था राजा महाराजाओं से संबंधित। आगे, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तार से वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रासो कहते हैं। ठीक है, रासो में वीरताओं का वर्णन किया जाता है। बिसलदेव रासो का रचयिता कौन है? नरपति नाल। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल थे। रतन रासो के रचयिता कौन है? तो कुंभकर्ण जो है, ये रतन रासो के रचयिता है। ये रासो जो है, रासो में राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तार से वर्णन मिलता है।
ठीक है। और रासो से संबंधित रचनाओं के भी प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं। नरपति नाल की कौन सी रचना है, तो बीचल देव रासो। कुंभकर्ण की कौन सी रचना है, तो रतन रासो। तो ये प्रश्न भी ध्यान रखने लायक है। आगे, हमीर रासो किसकी रचना है, तो हमीर रासो जोधराज की रचना है। खुमाण रासो की रचना किसने की, तो दौलत विजय खुमाण रासो। ठीक है। संगत रासो का पूछे तो संगत रासो गिरधर आस्य की रचना है। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति क्या कहलाती है, तो रूपक कहलाती है। रूपक में किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को बताया जाता है। किसी विषय विशेष का विस्तार से वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है, तो विगत में प्राप्त होता है। मारवाड़ राव परगनारी विगत किसकी रचना है, सामान्य सा प्रश्न है, तो मोनोद नैन्सी की रचना है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। संत कवियों द्वारा अपने अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किस माध्यम से किया जाता है, तो साखी के द्वारा। साखी में क्या होता है कि जो संत कवि होते हैं उनके द्वारा जो भी अनुभव किया गया है उस ज्ञान का वर्णन मिलता है साखी के अंदर। ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये जो सरल प्रश्न जो आपको लगते हैं ये गलत होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेपर सरल आ जाता है तो नेगेटिव कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है, तो इसलिए बार बार वीडियो को देखना सही रहता है। आगे, जन साधारण की भावनाओं का आम जन तक पहुंचाने के लिए साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है, तो सिलोका। सिलोका साधारण जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके द्वारा लिखा जाता है। किस कवि ने कविताओं के माध्यम से विक्रम संवत 1956 के अकाल का मार्मिक चित्रण किया था, तो उमरदान ने 1956 का जो अकाल पड़ा था उसका मार्मिक चित्रण किया था। द्रौपदी विनय किसकी रचना है, तो रामनाथ कविया की रचना है द्रौपदी विनय। मिंजर व लीलटांस किसके काव्य संग्रह हैं, तो कन्हैयालाल सेठिया के काव्य संग्रह है मिंजर व लीलटांस। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है, तो शिवचंद्र भरतिया को आधुनिक गद्यकार कहा जाता है, राजस्थान का प्रथम। अगला, दुविधा उलझन अलेकु हिटलर बातारी फुलवारी आदि किसी रचना है, तो विजयदान देथा की रचना है, जिसे डीजी कहते हैं यहाँ पर। विजयदान देथा के रचनाओं से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और सरल प्रश्न ही बनता है, बाकी गलत नहीं हुआ इसके लिए याद बार बार याद करना सही रहता है। दुविधा उलझन अलेकु हिटलर बातारी फुलवारी ऐसे। ठीक है। विजयदान देता की किस रचना पर पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो दुविधा जो रचना है उसकी उस पर पहली फिल्म बन चुकी है। हु गोरी किण पीवरी जोग संजोग चांदा सेठानी आदि जो रचना है ये किसकी है, तो ये सारी रचनाएं जो है ये यादवेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। आगे, पर्ण्योड़ी कंवारी दोरारी धोरो रोधोरी एक बीनड़ी दो बीण आदि जो कहानियां हैं ये सब किसकी है, तो नथमल जोशी की रचना है। ये नथमल जोशी से भी प्रश्न बनता है कि पर्ण्योड़ी कंवारी दोरा रोधोरी एक बीनड़ी दो बीण, ये जो राजस्थानी भाषा के जो शब्द हैं ये नथमल जोशी के हैं, वो प्रश्न बनता है यहाँ से। आगे, अध्याय 10 राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं अपन। पहला प्रश्न रहेगा इसके अंदर, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना होती है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो 1989 के अंदर दिया गया था। अगला, राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किट में बांटा गया है, तो 10 सर्किट में बांटा गया है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा में किस मुस्लिम पीर का उर्स का आयोजन किया जाता है, तो पंजाब शाह के उर्स का आयोजन किया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कितने मुख्य द्वार हैं, तो 3 मुख्य द्वार है। अच्छा प्रश्न है और एनसीईआरटी का फैक्ट है। ठीक है। आगे, भारतीय राजघराने के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल किस नाम से जाना जाता है, तो मेयो कॉलेज। जो मेयो कॉलेज अजमेर के अंदर आया हुआ है इसे भारतीय राजघराने के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल के नाम से भी कहा जाता है। आगे, लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रिचर्ड बार्क के द्वारा 1875 में इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगे, किस जैन मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, तो सोनी जी का नशिया अजमेर के अंदर इसका मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील में कितने घाट हैं, तो पुष्कर झील में 52 घाट है। राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है, तो पुष्कर झील। ठीक है। भानगढ़ की स्थापना किसने की थी, तो माधव सिंह ने की थी। भारत का सर्वाधिक रहस्यमय स्थान कौन सा है, भानगढ़ क्या है, अलवर के अंदर। अलवर में स्थित सिलीसेट झील का निर्माण किसने करवाया था, तो विनय सिंह ने करवाया था 1845 के अंदर। ठीक है। आगे, किस नदी का पानी रोककर सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया था, तो रूपारेल जो नदी है उसका पानी रोककर सिलीसेट झील का निर्माण करवाया था। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था, तो विनय सिंह ने करवाया। कब, तो 1845 के अंदर इस झील का निर्माण हुआ था। ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भानगढ़ जो रहस्यमय किला है यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
अगला, सुनहरे द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो बांसवाड़ा को सुनहरे द्वीपों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न, माँ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? तो उमराई गांव बांसवाड़ा के अंदर यह शक्तिपीठ स्थित है। आगे, राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो जो मानगढ़ धाम है उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है? तो माघ शीर्ष जो पूर्णिमा आती है उस समय मानगढ़ धाम के अंदर मेले का आयोजन किया जाता है। मानगढ़ धाम से भी प्रश्न हमें लगातार एग्जामों में मिले हैं और आगे भी आते रहेंगे, इसलिए ये जो प्रश्न है इसको आप बार बार देखिएगा। आगे चलते हैं अभी अपन। अगला प्रश्न, मानगढ़ धाम किसकी कर्म स्थली मानी जाती है? तो जो मानगढ़ धाम है गोविंद गुरु की कर्म स्थली मानी जाती है। सीताबाड़ी जो मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो सीताबाड़ी बारां के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। बारां में स्थित शेरगढ़ किले का मूल नाम क्या है? तो कोसवर्धन इस किले का मूल नाम है। ठीक है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो रामगढ़ भंड-देवरा मंदिर जो बारां के अंदर स्थित है उसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। किराड़ू के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो सोमेश्वर महादेव का मंदिर सबसे बड़ा है। राजस्थान की कौन सी देवी बुआसा के नाम से प्रसिद्ध है? तो जो रानी भटियाणी माता है इसे बुआसा के नाम से भी कहा जाता है। रानी भटियाणी किसकी आराध्य देवी है? तो ये ढोली जो जनजाति होती है उसकी आराध्य देवी मानी जाती है रानी भटियाणी शाह को। ठीक है। इन्हें बुआसा भी कहा जाता है। ये प्रश्न जो सामान्य से प्रश्न भी कह सकते हैं, बाकी गलत नहीं रहे, इसलिए आपको एनसीईआरटी के फैक्ट ज़्यादा पढ़ने सही रहते हैं। गाइडों में भी मिलते हैं सारे प्रश्न, पर एनसीईआरटी सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि आजकल का जो पैटर्न जो चल रहा है एग्जाम में पेपर का, वो एनसीईआरटी से ही प्रश्न उठते हैं ज़्यादातर। ठीक है। आगे, राजस्थान की कौन सी देवी पाकिस्तान में भी पूजी जाती है? तो रानी भटियाणी। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। ठीक है। जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज किस किले में स्थित है? तो लोहागढ़ के अंदर स्थित है। आवाज़ थोड़ी सी खराब आ रही है मौसम के चक्कर में। आगे, किस ब्रिटिश अधिकारी ने लोहागढ़ किले का पर अधिकार किया था? तो लॉर्ड वेस्ले ने लोहागढ़ जो किले है उस पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न, मेनाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर आया हुआ है मेनाल जलप्रपात। मांडलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। फूलडोल मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ये फूलडोल का मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। राम सनेही जो संप्रदाय से संबंधित ये मेला है फूलडोल का मेला, इससे संबंधित भी काफ़ी प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं इस संप्रदाय से संबंधित। ठीक है ना। मेवा ये 33वां जो प्रश्न है कि मेनाल जलप्रपात कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा ज्योग्राफी का प्रश्न है, बाकी ये भी कई बार एग्जाम में मिला है देखने को मैं। आगे 36वां प्रश्न, कुंड व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बूंदी को कहा जाता है। 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो राजा अनिरुद्ध सिंह जी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है। रानी जी की बावड़ी जिसे क्वीन स्टेप वेल कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। बावड़ियों से संबंधित प्रश्न कंफ्यूज कर लेते हैं, इसलिए इसको बार बार देखना। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी नाथावती जी ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। विजय स्तंभ जिसके निर्माण में 8 साल का समय लगा था, का निर्माण कब शुरू हुआ था? अच्छा प्रश्न है। तो 1440 के अंदर विजय स्तंभ के निर्माण की शुरुआत हो जाती है और इसके निर्माण में 8 साल का समय लगता है। इस प्रकार के प्रश्न अलग से प्रश्न होते हैं, बाकी अच्छे प्रश्न भी बनते हैं यहाँ से। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 24.5 मीटर है। अगला, 6 मंजिले कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो जीजा बघेरवाल और उसके पुत्र पुण्य सिंह ने करवाया था। अगला, यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं बेसोरगढ़ को चुनूंगा, किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स स्टोन ने ये बात कही थी। आगे, चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। अगला, पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में आभानेरी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो सितंबर और अक्टूबर के माह में आभानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हर्षद माता का मंदिर दौसा के अंदर स्थित है। ठीक है। ये सभी फैक्ट है, एनसीईआरटी के फैक्ट है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आभानेरी दौसा। ये प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में मिल चुका है। ठीक है। और ये कर्नल जेम्स स्टोन का जो वक्तव्य है कि मुझे राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो मैं बेसोरगढ़ जो दुर्ग है उसको चुनूंगा, तो ये भी प्रश्न रिपीट होने वाले ही प्रश्न होते हैं। आगे चलते हैं। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वन विहार धौलपुर के अंदर स्थित है। मचकुंड तीर्थ कहाँ पर स्थित है? मचकुंड भी धौलपुर के अंदर स्थित है। डूंगरपुर के वेणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो संत जो मावजी हैं उसकी बेटी जनक कंवरी ने बेणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। गलियाकोट दरगाह किस समाज के लिए पवित्र स्थान है? तो बोहरा समाज जो है उसके लिए पवित्र स्थान माना जाता है।
डूंगरपुर के गलियाकोट में किसकी दरगाह है? तो इसमें शेख फखरुद्दीन की दरगाह है। गैप सागर झील कहाँ पर है? तो डूंगरपुर के अंदर स्थित है गैप सागर झील। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। बटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भूपत भाटिया ने करवाया था। ये पर्यटन से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ज्योग्राफी के प्रश्न जैसे ही लग रहे हैं आपको, बाकी ये राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित ही प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसी में राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न भी अपन लेके आएंगे जब अपन कक्षा 6 से 12 एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी का वीडियो बनाएंगे। उस समय भी ज्योग्राफी से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी अपन हमारा राजस्थान की जो किताब है उसको पूरा करते हैं। बीकानेर के किस शासक ने बटनेर के किले को जीता था? तो सूरज सिंह ने 1805 में बटनेर के किले को जीता था। हवा महल की आकृति कैसी है? तो कृष्ण के जो मुकुट है उसके समान की आकृति है हवा महल की आकृति। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने 1799 के अंदर करवाया था। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हवा महल का वास्तुकार कौन है? तो लालचंद उस्ता इसका वास्तुकार है। और हवा महल में झरोखों की संख्या कितनी है? तो 953 झरोखे हवा महल के अंदर आई हुई। हवा महल से संबंधित यही प्रश्न बनते हैं जो इसमें दे रखा है। निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था, वास्तुकार लालचंद उस्ता है और इसमें 953 झरोखे हैं। और हवा महल की आकृति किस प्रकार की है? तो भगवान जो कृष्ण है, कृष्ण का जो मुकुट है, मुकुट के समान इसकी आकृति ये देखने को हमें मिलती है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर राजस्थान की जो राजधानी रहती है। आगे अगला प्रश्न, आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा 1592 के अंदर आमेर महल का निर्माण करवाया गया था। आमेर की सुरक्षा के लिए जय सिंह द्वितीय द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण आमेर की सुरक्षा के लिए करवाया गया था। कब? तो 1726 के अंदर, ठीक है। जयपुर का पहरेदार किस किले को कहा जाता है? तो नाहरगढ़ जो दुर्ग है उसे जयपुर का पहरेदार का किला कहा जाता है। और जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल की आधारशिला किसने रखी थी? तो प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? तो सर स्वीटन जेकब के द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था। राजा ईश्वरी सिंह द्वारा निर्मित ईसर लाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सरगा सूली के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जैसलमेर का किला किस पर्वत पर स्थित है? तो ये त्रिकुट पर्वत जो है उसमें जैसलमेर का किला स्थित है, जैसे सोनार का किला भी कहते हैं। जैसलमेर के किले से भी प्रश्न पूछा जाता है जहाँ पर 2.5 साके हुए थे, ठीक है ना। तो ये सभी अपन ने जो 2.5 साके हुए वो अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है। आगे चलते हैं इसी वीडियो में। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, सोने की जैसे दिखता है ये। आगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी किस उद्यान में पाया जाता है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क या इसे कहे राष्ट्रीय मरु उद्यान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी मिलता है। जैसलमेर की सबसे बड़ी खूबसूरत नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो पटवों की हवेली है। तन्नोट माता के मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 828 ईस्वी में हुआ था। तो ये किसने करवाया? तो भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने करवाया था। तन्नोट माता को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? तो हिंगलाज माता जो है उसका पुनर्जन्म माना जाता है। किस देवी की आराधना बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है? तो तन्नोट राय माता जो है इसकी आराधना बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस मेले को कहा जाता है? तो जो पोखरण में रामदेव जी का मेला लगता है, रामदेवरा मेला भादवा के महीने में, उसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको सामान्य से प्रश्न लग रहे होंगे, बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहीं से एग्जाम में प्रश्न मिलता है हमको। एनसीईआरटी का फैक्ट है, राजस्थान बोर्ड का फैक्ट है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरिया व स्मारक किस स्थान पर हैं? तो बड़ा बाग के अंदर स्थित है। बड़ा बाग किसने बनवाया? तो जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। सुंदा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान किसकी मस्जिद बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के अंदर बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। गागरोन के किले का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा प्रश्न है। तो बीजल देव ने गागरोन के किले का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न भी हाल ही के महीने 2 महीने पहले जो पेपर हुए थे उसके अंदर पूछा गया है। गागरोन के किले का निर्माण किसने करवाया था? बीजल देव ने करवाया था, ठीक है। आगे, गागरोन में जल जौहर किसके काल में हुआ था? तो अचल दास खींची के काल में जल जौहर हुआ था। सिटी ऑफ वेल्स अर्थात घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान सूर्य मंदिर के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो झालरा पाटन ही जाना जाता है।
कोलवी की गुफा कहाँ पर है? यह भी झालावाड़ के अंदर स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले के अंदर ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है। काले हिरणों की सेंचुरी किस गांव में है? तो छापर गांव के अंदर है। झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? तो जो खेतड़ी महल है इसे झुंझुनू का हवा महल भी कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंतड़ा जो जोधपुर में स्थित है उसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये सारे भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये वन लाइनर के रूप में दी जा रही है आपको पूरी क्लास। वन लाइनर से क्या होता है कि रिवीजन अच्छे से हो जाता है। बुक के पढ़ने में समय थोड़ा लग जाता है। वन लाइनर से क्या होता है कि रिवीजन के लिए ही बेस्ट रहता है। बाकी आपको पहले बुक को पढ़ना सही रहता है। बुक को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए बार बार। इससे क्या होता है कि कम समय में फास्ट रिवीजन हो जाता है ना। आगे, जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार सिंह ने जसवंतड़ा का निर्माण करवाया था। होली के दूसरे दिन रावण का मेला कहाँ पर लगता है? तो मंडोर के अंदर लगता है। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। माचे सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर के अंदर है माचे सफारी। बालसमंद झील कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है। केला देवी मंदिर कहाँ पर है? तो करौली के अंदर है। श्री महावीर जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? करौली के अंदर आयोजित किया जाता है। मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो कोटा के अंदर है मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य। ठीक है ना, ये सभी। ये केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? श्री महावीर जी का मेला कहाँ पर है? इसका आंसर, सही आंसर करौली ही रहता है। ठीक है ना। बालसमंद झील कहाँ पर? ये भी अभी 4th ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जोधपुर के अंदर स्थित है। तो माचे सफारी पार्क भी जोधपुर में, कायलाना झील भी जोधपुर में। ये सभी जोधपुर से संबंधित प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, जग मंदिर महल कहाँ पर स्थित है? तो जग मंदिर महल कोटा के अंदर स्थित है। अभेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? तो अभेड़ा महल कोटा के अंदर स्थित है। अभेड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राजकुमारी धीरदेह ने अभेड़ा महल का निर्माण करवाया था। बड़े पीर की दरगाह कहाँ पर है? तो बड़े पीर की दरगाह नागौर के अंदर है। बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण कौन सा स्थान प्रसिद्ध हुआ था? तो जोरड़ा जो गांव है वो बाबा हरिराम की जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न जो है ये मिलान वाले प्रश्न भी पूछ लेते हैं, या संबंध के प्रश्न भी बन जाते हैं कि जोरड़ा का जो गांव है उसका संबंध राजस्थान के किस व्यक्ति से है? तो बाबा हरिराम से संबंधित है ये, है ना। आगे, अगला, प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर है? तो रणकपुर का जैन मंदिर सभी जानते हैं पाली के अंदर स्थित है। लूणी नदी पर स्थित जवई बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जी ने करवाया था। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से कौन मशहूर है? तो करणी माता का जो मंदिर है देशनों का, यह काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? यह बीकानेर के अंदर आया हुआ है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा गंगा सिंह जी ने 1902 के अंदर लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राय सिंह ने 1588 के अंदर जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। सांख्य योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो कपिल मुनि जो है इन्हें सांख्य योग दर्शन के प्रणेता माना जाता है। कपिल मुनि से संबंधित प्रश्न ये कई बार आया हुआ है। ये जो प्रश्न है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर। ये प्रश्न भी, ये भी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सारे प्रश्न इन्हीं किताबों में से ही बनते हैं। आगे, राष्ट्रीय उष्ट या ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये बीकानेर के अंदर आया हुआ है। राजसमंद झील कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण है किसने किया था? राजसमंद में स्थित जो कुंभलगढ़ किला है उसका नवीनीकरण किसने किया था? तो महाराणा फतेह सिंह जी ने किया था। आगे, राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया था? राजसमंद के अंदर। ये प्रश्न भी 4th ग्रेड में आया था और इसे एक लोगों ने काफी कठिन प्रश्न माना था। बाकी एनसीईआरटी का ही फैक्ट रहा था। रणथंभौर किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो रणथंभन देव के द्वारा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर किसका मंदिर है? तो भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। भारत की प्रथम मानव निर्मित झील किसे माना जाता है? तो जो नक्की झील है इसे भारत की प्रथम मानव निर्मित झील कहा जाता है। ये जो 111वां प्रश्न है, 111, कि राजस्थान की जो राजसमंद झील है इसका प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया था। तो ये काफ़ी ट्रेडिंग वाला प्रश्न रहा था। किताबों या गाइडों में भी नहीं मिला था, बाकी 10वीं की क्लास के अंदर लिखा हुआ प्रश्न है। ठीक है। अगला, किस झील के बारे में यह किंवदंती है कि उसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ है? तो जो नक्की झील है उसके बारे में। ठीक है। किस बांध को जयपुर के लिए जीवनदायी कहा गया है? तो बिसलपुर बांध को। सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? तो सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो संत फतेह सिंह जी के द्वारा बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया है।
गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कहाँ पर स्थित है? तो जो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है यह रायसिंह नगर श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। उदयपुर की पिछोला झील का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? तो पिछोली गांव है उसके आधार पर ही पिछोला झील का नाम रखा गया था। कनौट बांध का संबंध राजस्थान की कौन सी झील से है? तो फतेह सागर झील से संबंधित है कनौट बांध। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया था। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो उदयपुर के अंदर स्थित है भारतीय लोक कला मंडल। अगला प्रश्न, सहस्त्रबाहु मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये नागदा के अंदर आया हुआ है सहस्त्रबाहु मंदिर, है ना। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। 124वां प्रश्न है ये। काफ़ी आसान सा प्रश्न रहता है, बाकी भूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अध्याय 11 अपन शुरू करेंगे अपन। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। पहला प्रश्न, किशनगढ़ शैली के चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? तो किशनगढ़ शैली को निहाल चंद ने पहुंचाया था। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किसके दरबार में थे? तो सामंत सिंह के दरबार में थे चित्रकार। किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? तो बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। पन्नाधाय किसकी दाई माता थी? तो उदय सिंह की दाई माता थी। आगे, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। छठा प्रश्न, गौरी बाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो शिव सिंह ने करवाया था। दुर्गादास राठौड़ किसके पुत्र थे? तो दुर्गादास राठौड़ जो है ये आसकरण के पुत्र थे। ठीक है, ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है और ये चैप्टर लगभग राजस्थान के सारे जो एग्जाम होते हैं उसमें, जिसमें भी राजस्थान जीके लगता है, राजस्थान का इतिहास लगता है, उसमें प्रश्न ये पूछे जाते हैं राजस्थान के व्यक्तित्व। ठीक है, आगे, दुर्गादास ने शहजादा अकबर के किन पुत्र व पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा प्रदान कर मित्र धर्म निभाया? तो बुलंद अख्तर और वह सफियतुन्निसा को। ठीक है ना, इन दो नाम है, बुलंद अख्तर व सफियतुन्निसा दोनों को। आगे, विरुद्ध छतरी, कीर्तन बावरी, वीरमदेव सोलंकी दोहा आदि रचनाएं किसकी है? तो दुर्सा आड़ा की रचना है सारी। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात की रचयिता कौन है? तो दयाल दास के द्वारा लिखी गई है ख्यात है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। दयाल दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दयाल दास का जन्म कुड़िया गांव बीकानेर के अंदर हुआ था। कुड़िया गांव बीकानेर। ठीक है, आगे, दयालदास जी ख्यात किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो बीकानेर के जो राठौड़ है उनके बारे में वर्णन मिलता है। पूरा राजवंश की जानकारी दयालदास रे ख्यात के अंदर मिल जाता है। ठीक है ना, ठीक है, दयालदास रा ख्यात या बीकानेर राठौड़ की ख्यात दोनों एक ही बात है। आगे, अच्छा 13वां प्रश्न, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किस कवि को केसर ए हिंद की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया था? तो श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। अगला, श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? ये भी प्रश्न अभी आया था। तो शंभू सिंह व उसके पुत्र सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? कवि राजा श्यामल दास। राजस्थान के इतिहासकार व पुरातत्व वेदा गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ पर हुआ? तो रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर इनका जन्म होता है। भारतीय प्राचीन लिपि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जीएस ओझा ने भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ की रचना की थी। अगला, अंग्रेजों द्वारा गौरी शंकर हीराचंद ओझा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो महामहोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। शहीद बीरबल सिंह का संबंध किससे था? तो शहीद बीरबल सिंह जो है इसका संबंध बीकानेर जो प्रजा परिषद है उससे रहा था। इसी में अगला, बापू के 3 हत्यारे, चौधरायन की चतुराई, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो विजयदान देथा की ये किताब है, महत्वपूर्ण है। आगे, धरती दोरारी, पाथल व पित्तल के रचयिता कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया है। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ था। मांड गायिका अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध किससे है? तो बीकानेर से संबंधित है ये। अल्लाह जिल्लाबाई को पद्मश्री कब दिया गया था? 1982 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। मांड गायन शैली को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गौरीबाई को दिया जाता है ये श्रेय। ठीक है, बाणासुर के साहित्य उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर शैतान सिंह को। यह भी वीडियो के अंदर आया था प्रश्न। आगे, शिक्षा संत के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो स्वामी केशवानंद जो है ये शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे, स्वामी केशवानंद के बचपन का क्या नाम था? तो बिरमा नाम था इनका बचपन का नाम। आगे, स्वामी केशवानंद के अध्यापन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो संग्रिया से इनके अध्यापन की शुरुआत होती है।
पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? तो पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रधार कौन रहा था? तो आचार्य तुलसी जो है ये अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कहा जाता है। ये जो प्रश्न है 29वां प्रश्न कि पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? तो पंडित जाबरमल शर्मा। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जोधपुर के बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो कोमल कुठारी ने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। 32वां प्रश्न शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे था? तो ब्लू पोएट्री से संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत। राजस्थान रत्न प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये श्री गंगानगर से संबंधित है। गिटार में सितार, सारोद, वीणा के अतिरिक्त 14 तारों को जोड़कर मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो मोहन वीणा का आविष्कारकर्ता पंडित विश्व मोहन भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान पत्रिका का संस्थापक कौन है? तो कपूर चंद कुलीस जो है राजस्थान पत्रिका का संस्थापक है। ये भी प्रश्न अभी हाल ही के जो 4th ग्रेड एग्जाम में पूछा था। अगला, मैं देखता चला गया व पोलम पोल किसकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है? तो कपूर चंद जो कुलीस है इनकी साहित्यिक वसीयत है। ठीक है, तो इस प्रकार कक्षा 10 से संबंधित जो भी प्रश्न थे सारे यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। शुभ रात्रि। जय हिंद।